हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुजी पर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कल मैंने वन शॉट वीडियो डाला है जिसमें मैंने आपको पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स कराई है उस वन वीडियो में। आज मैं आपको कराने जा रहा हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंप्लीट चैप्टर वन शॉट। उम्मीद है कि जैसा आप जितना प्यार आप देते हैं उससे ज़्यादा ही प्यार देंगे। वन शॉट का मैक्रो इकोनॉमिक्स डाला था, 100 व्यू आए हैं अभी तक। चलो कोई बात नहीं, मेहनत मेरा करना काम है बच्चों के लिए। बच्चे देखे ना देखे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 100 बच्चों ने देखा वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। चलिए, इस चैप्टर में शुरुआत हम करेंगे पीछे से। पीछे से इन द सेंस लास्ट के चैप्टर्स पहले करेंगे और पहले के चैप्टर लास्ट में, क्योंकि शुरू के चैप्टर अक्सर बच्चों को आते हैं और उनको बच्चा शुरू में नहीं देखना चाहता, क्योंकि लास्ट का जो चैप्टर है कंपैरिजन वाला, वो चैप्टर भी स्कोरिंग चैप्टर है। अब कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, इस चैप्टर में हम पहले देख लेते हैं कि जो हमारा चाइना है उन्होंने अपनी जो इकोनॉमी चलाई वो चलाई गवर्नमेंट मॉड्यूल पे, यानी कि फ्यूडल इकोनॉमी, जिसे आप कह सकते हो प्लान्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और इंडिया और पाकिस्तान ने मिक्स इकोनॉमी को फॉलो किया, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं, जिसे हम सेमी फ्यूडल इकोनॉमी भी कहते हैं। तो हमारा इंडिया और पाकिस्तान आजाद हो गए थे 1947 में, और जो चाइना है वो अपना रिपब्लिक बनाता है 1949 में। और अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में मोनली ज्यादातर चाइना के ही चीजें दी गई है। अब सबसे पहली बात, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया में कब आया था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान भारत में आया 1951 में, चाइना में आया 1953 में, और पाकिस्तान में आया 1956 में। अगर आपको नोट करना हो तो साथ साथ आप नोट करते जाइएगा अगर कोई भी दिक्कत आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी रही डेवलपमेंट की वो किस तरीके से रही, क्या चीज उन्होंने फॉलो की। जब हमारा इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी को फॉलो किया, क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी हमारे मेरिट्स हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के और सोशलिस्ट इकोनॉमी के, यानी कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के जो मेरिट्स थे वो साथ में लेके चले, लेकिन डिमेरिट्स को अवॉइड करते हुए, यानी कि प्रॉफिट भी हो, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो, प्लस सोशल वेलफेयर भी हो। तो जो भी चीजें करी जाती थी इसमें क्या होता था कि जो मेन रोल होता था वो होता था हमारी गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर का, और जो प्राइवेट सेक्टर है उनका सेकेंडरी रोल होता था। जितने भी हमारे 5 इयर्स प्लान आ रहे थे उसमें हम सोशल वेलफेयर पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, कंट्री की नीड्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, कंट्री को क्या चाहिए उस पर ध्यान दे रहे थे, जिससे काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज आई। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि हमारे भारत पर कर्जा ज्यादा हो गया, पब्लिक डेब्ट हो गया ज्यादा, फॉरेक्स रिजर्व कम होने लगे, पब्लिक सेक्टर को काफी ज्यादा नुकसान होने लगा। करीब करीब 1990 तक पहुंचते पहुंचते सोशल वेलफेयर करने का बहुत ज्यादा बर्डन हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने इनवार्ड लुकिंग स्ट्रेटजी को आउटवार्ड लुकिंग स्ट्रेटजी में चेंज कर दिया, प्लानिंग कमीशन इंडिया को नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया, और सारी की सारी जो फोर्सेस है वो डिमांड, यानी कि मार्केट की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलने लगी। बात करी जाए हमारे चाइना की, चाइना ने क्या करा? चाइना का रिपब्लिक 1949 में बनाया जा रहा था। चाइना की जो इकोनॉमी थी वो स्टैटिज्म और कमांड इकोनॉमी थी, यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, प्राइवेट सेक्टर का
कोई भी रोल नहीं था वहां पर, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस। प्लस इनके साथ साथ उन्होंने 2 टाइम लाए, क्या क्या? सबसे पहले लाए वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसमें क्या करा गया, 1958 में ये कैंपेन लाए थे ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जहां पर इन्होंने एक्सपर्ट्स बुलाए थे रशिया से, कोई और नहीं बुलाए थे बच्चा लोग, कुछ और मत समझना, एक्सपर्ट्स बुलाए थे रशिया से कि वो आए और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे, हमारे चाइना में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। अब इसके साथ साथ जो एक्सपर्ट्स आए थे इनका आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से जितने भी एक्सपर्ट्स आए थे वो रशिया वापस चले गए। प्लस इन्होंने एक सिस्टम चलाया, कम्यून सिस्टम, जिसमें कलेक्टिव फार्मिंग होती थी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक ग्रुप में जोड़ा जा रहा था और वो ग्रुप मिलकर क्या करता, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता। और करीब करीब उसमें 26,000 लोग जुड़ गए थे जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया गया। इसके बाद इन्होंने एक और एक्टिविटी करी चाइना ने, जिसको हम कहते हैं ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ये चला था 1965 से लेकर 1976 तक। जो चेयरमैन थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के माओ जेडोंग, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। इसमें क्या होता था, इसमें जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, उनको बाहर भेजा जाता था ताकि वो एक्सपर्ट नॉलेज लेके आए, और जब हमारे देश में इन्फ्लेशन का टाइम आए या डिफ्लेशन का टाइम आए तब इसको वो कवर किया जा सके। इसके साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया, जिसे हम कहते हैं SEZ, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक ऐसा एरिया जहां पे जो इकोनॉमी के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन से अलग होते थे। FDI को बढ़ाने के लिए बनाया गया ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फॉरेन डायरेक्ट जो भी होता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें। अब इसमें क्या होता था, इसमें एडवांटेज मिल जाता था लोअर टैक्स का, टैरिफ का। वही बात करी जाए अगर पाकिस्तान की, पाकिस्तान का भी ग्रोथ पाथ और सिचुएशन सेम थी जो इंडिया की थी। उन्होंने भी मिक्स इकोनॉमी अपनाई थी, उनने भी गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा पार्ट देता था, प्राइवेट सेक्टर कम रोल प्ले करता था, और 1980 तक आते आते उन्होंने डी नेशनलाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ एक्सपीरियंस हुए, कुछ इंडिकेटर्स थे। जैसे मैं बात करूं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की, यानी कि बर्थ रेट, डेथ रेट वगैरह की कंट्रीज वाइज, तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, तो जो हमारी इंडिया और चाइना की अगर दोनों की पॉपुलेशन जोड़ दी जाए तो जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है उसका 38% इन दोनों कंट्रीज में है, जिसमें से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन है, और चाइना की जो है वो वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन है। वही अगर पाकिस्तान की बात करी जाए तो पाकिस्तान का इंडिया के मुकाबले 110 कर दो या चाइना के मुकाबले भी 110 कर दो, ये पॉपुलेशन थी हमारी पाकिस्तान की। बात करी जाए उसके बाद जो हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब एरिया और वहां पर रहने वाले लोग, तो ये चीज चाइना में ज्यादा अच्छी थी, यानी कि कम एरिया था और कम ही पॉपुलेशन थी। करीब करीब पर स्क्वायर किलोमीटर में देखा जाए तो 148% थे चाइना में, वहीं 455 थे इंडिया में, और 275% थे पाकिस्तान में। तो ये जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो देख रहे हैं आप, इंडिया में ज्यादा थी, यानी कि जितना एरिया है उसमें ज्यादा 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 पॉपुलेशन थी। फर्टिलिटी रेट जो था वो चाइना का लो था। क्यों लो था? क्योंकि चाइना ने जो पॉलिसी अपनाई थी, वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में, उसकी वजह से। और फर्टिलिटी रेट इंडिया का हाई था और पाकिस्तान का तो और ही ज्यादा हाई था। अब फर्टिलिटी रेट
लो होने के कारण जो चाइना था उसकी जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, और पाकिस्तान की भी बढ़ रही थी रफ्तार से, और इंडिया की भी बढ़ रही थी रफ्तार से। वन चाइल्ड पॉलिसी क्या थी? 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसे रोकने के लिए लगाई गई थी, और करीब करीब 1.33% पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिली, और 0.46% 2017 तक। लेकिन धीरे धीरे इसको खत्म कर दिया गया, 2016 में इस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। वही बात करी जाए अर्बनाइजेशन की, जहां पर डेवलप एरियाज में जो लोग रहते हैं, पढ़े लिखे जो लोग रहते हैं, वो हमारी जो भारत है उसमें 34% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन में रह रही थी। चाइना में 59% लोग अर्बन में रह रहे थे, अर्बनाइजेशन, और पाकिस्तान में 37%। यानी कि चाइना और पाकिस्तान का एक बेटर रिकॉर्ड था, ठीक है ना। सेक्स रेशियो की बात करी जाए कंट्रीज में, तो जो एस्टिमेट किया गया था सेक्स रेशियो वो 924 था इंडिया में, यानी कि 1000 मेल के मुकाबले 924 फीमेल्स थी। वही चाइना में था 949, और वही इंडिया में, सॉरी पाकिस्तान में 943। ठीक है, तो ये तो आपका था हमारा डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। बात करी जाए जीडीपी की, बात अगर की जाए जीडीपी की, तो जीडीपी इंडिया का पहले था 5.7 करीब 80s 90 में, चाइना का था 10.3, और पाकिस्तान का था 6.3। आप देख सकते हैं चाइना का सबसे अच्छा था, और 6.3 पाकिस्तान का भी इंडिया से अच्छा था। लेकिन 2015-17 में जो डाटा है वो 7.3 भारत का, ये ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ, 6.8 चाइना का, और 5.3 पाकिस्तान का। तो ये इस समय देख सकते हैं आप, सबसे अच्छा इंडिया का ग्रोथ रेट था। तो इस चैप्टर में कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपको आना बहुत जरूरी है, जिससे आप ये पहचानोगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा बड़ा उसमें ये पहचानना पड़ेगा कि ये चीज बढ़ रही है तो अच्छी है या घट रही है तो अच्छी है। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि एक इंसान कितना जी सकता है। तो अगर ये बढ़ रही है तो अच्छी है, घट रही है तो बेकार है। एडल्ट लिटरेसी रेट, यानी कि जो लोग 18 साल से ऊपर हैं और पढ़े लिखे लोगों की संख्या, बढ़ रही है तो अच्छी है, घट रही है तो बेकार है। पॉपुलेशन, पॉवर्टी, ये तो आप समझते ही होंगे, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बेकार है, घट रही है तो सही है। पॉवर्टी बढ़ रही है तो बेकार है, घट रही है तो सही है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऐसे लोगों की संख्या जिनकी मौत 1 साल के अंदर ही हो जाती है, तो ये बढ़ रही है तो बेकार है, और घट रही है तो सही है। अर्बनाइजेशन, बढ़ रहा है तो अच्छा है, घट रहा है तो बेकार है। तो ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा उसमें ये इंडिकेटर्स आपके आएंगे ही आएंगे। तो ये 3 चीजों को देखने को मिला कि हमारे भारत में, चाइना में और पाकिस्तान में कौन कौन सी चीजें करी गई और किस किस हिसाब से यहाँ पर। तो ये तो था आपका चैप्टर नंबर 11। इससे पहले है हमारा चैप्टर नंबर 10, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये चैप्टर 2 पार्ट में है आपका। एक पार्ट तो है आपका एनवायरमेंट का, और एक पार्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो जो एनवायरमेंट है, सबसे पहली बात, वो एनवायरमेंट होता क्या है उसे देख लेते हैं। एनवायरमेंट क्या होता है हमारा? एनवायरमेंट होता है जो हमारे आसपास की कंडीशन है, जो हमारे आसपास के अबायोटिक और बायोटिक एलिमेंट्स हैं, जो हमारी लाइफ को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है, उसे हम एनवायरमेंट कहते हैं। अबायोटिक हमारे फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, और बायोटिक हमारे लिविंग एलिमेंट्स होते हैं। तो अबायोटिक यानी कि फिजिकल एलिमेंट्स में हमारा एयर, वाटर, लैंड, सॉइल वगैरह आता है, और बायोटिक में हमारे बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों नीड है एनवायरमेंट की, या आप कह सकते हैं फीचर्स एनवायरमेंट के, तो सबसे पहली बात, एनवायरमेंट जो है वो ऑफर करता है हमें क्या? रिसोर्सेज। एनवायरमेंट
ऑफर रिसोर्सेस फॉर प्रोडक्शन। आप जो भी प्रोडक्शन करना चाह रहे हो उसके लिए जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए, जो रिसोर्सेस चाहिए, वो एनवायरनमेंट से आपको मिलेगा। मिनरल्स है, वुड है, वाटर है, सॉइल है, ठीक है। एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। भाई जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए आपको एनवायरनमेंट चाहिए, सॉइल, सन, वाटर, एयर। फिर जो भी हमारी गंदगी होती है, जो भी हम गंदगी फैलाते हैं, एनवायरनमेंट उसको अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, अपनी सराउंडिंग्स को अच्छा रखने के लिए, रिवर्स है, ओशियंस है, माउंटेन्स है, डेजर्ट्स है, इन सभी के लिए हमें एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन दिन पर दिन हमारा ये जो एनवायरनमेंट है उसमें क्राइसिस आती जा रही है, वो खराब होता जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है सर, और ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात, जो कैरिंग कैपेसिटी है हमारे एनवायरनमेंट की, वो खराब होती जा रही है। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब, जितनी रफ्तार से हमारा एनवायरनमेंट बनता नहीं है उतनी रफ्तार से हमारे रिसोर्सेज को बर्बाद किया है। जैसे पेड़ वगैरह है, आप पेड़ वगैरह को काट दो, तो पेड़ जितनी रफ्तार से काटोगे क्या उतनी जल्दी वो उगाएगा? नहीं। दूसरा, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। अभी मैंने आपको बताया था कि एनवायरनमेंट अपने आप में जो गंदगी है उसे एसिमिलेट कर लेता है, लेकिन जो गंदगी फैलाई जा रही है वो इतनी रफ्तार से फैलाई जा रही है कि उसकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा गंदगी फैलाई जा रही है। इसका कारण क्या है? किन कारण की वजह से ऐसा हो रहा है? सबसे पहला, पॉपुलेशन बढ़ रही है भाई, पॉवर्टी बढ़ रही है हमारी, अर्बनाइजेशन, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, डेवलप्ड एरियाज। अब डेवलप्ड एरिया होंगे तो वहां पेड़ पौधे हटाने पड़ेंगे, घर बनाने पड़ेंगे, है ना। इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा ये जो एनवायरनमेंट है उसमें क्राइसिस आ रही है। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है? आपने देखा होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि एक जो प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, वो धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है। यानी कि जो भी हम फ्रीज है और एसी है, इन सब का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से वो हमारे एनवायरनमेंट को धीरे धीरे डिप्लीट करता जा रहा है। तो कौन कौन से प्रिंसिपल कंसर्न्स हैं इंडिया में जिससे हमारा ये जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो रहा है? सबसे पहला है हमारा डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड में क्या होता है? उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो खराब हो जाती है। भाई अब ज्यादा से ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करोगे, फर्टिलाइजर्स में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करोगे, तो जो हमारा सॉइल होता है उसकी फर्टिलिटी खराब हो जाती है। और क्या है? एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन कहाँ से हो रहा है? हमारी जो इंडस्ट्रीज है और जो हमारे व्हीकल्स हैं, इसकी वजह से आसपास के जो एरियाज है, पॉइजनस गैस मिलकर उसे पॉल्यूट कर रही है। एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रीज में से जो वेस्ट निकलता है ना, सॉलिड वेस्ट है, बाकी जो गंदगी है, ये सभी मिलके हमारे एनवायरनमेंट में कंसर्न वाली कंडीशन है, सोचने वाली बात है। अब इन्हीं को देखते हुए दो मूवमेंट हुए थे। एक हुआ था चिपको मूवमेंट। ये जो चिपको मूवमेंट है वो हुआ था हमारा हिमालयाज में, और एक हुआ था अपिको मूवमेंट। अपिको मूवमेंट हुआ था कर्नाटका में। तो चिपको मूवमेंट लॉन्च किया गया था उत्तराखंड में 1973 में, और अपिको मूवमेंट लॉन्च किया गया था 1983 में कर्नाटका में। तो इसमें करीब करीब क्या होता था कि जो लोग हैं वो पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि पेड़ों को कोई हार्म नहीं हो, और करीब करीब उन्होंने
12,000 पेड़ बचाए थे ऐसा करके, है ना। तो ये तो पोर्शन था आपका एनवायरमेंट का कि एनवायरमेंट क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों खराब हो रहा है। दूसरा है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम जिस भी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपको ऐसे इस्तेमाल करना है कि वो आपके लिए भी रहे और आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी रहे। तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी चल रही है हमारे भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। कौन कौन सी स्ट्रेटेजी चल रही है? जैसे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना। तो हमारी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना, अब इसमें क्या होता है, जो भी हमारे भारत में पावर का यूज किया जाता है वो थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट का इस्तेमाल करके किया जाता है, जिससे एनवायरमेंट में काफी बुरा असर पड़ता है। तो इंडिया फोकस कर रही है कि भाई अब जब वो एनर्जी जनरेट के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करे, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करे, एलपीजी का इस्तेमाल करे, गोबर गैस का इस्तेमाल करें, सीएनजी का इस्तेमाल करें अर्बन एरियाज में, विंड पावर का इस्तेमाल करें, सोलर पैनल का इस्तेमाल करें बिजली के लिए, मिनी हाइडल प्लांट्स का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसा करके हमारा ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया है या स्ट्रेटजी है वो हो सके। तो ये है आपका चैप्टर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बात आती है इससे पहले का जो चैप्टर है आपका एम्प्लॉयमेंट। देखो नाम से ही आपको लग रहा है एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब की बात करी जाएगी। आप भी क्यों पढ़ रहे हो? जॉब के लिए पढ़ रहे हो। अब इसमें जब शुरुआत होती है तो शुरुआत होती है वर्कर से कि ये जो वर्कर है वो कौन होता है वर्कर? वर्कर हमारा वो इंसान है जो किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज्ड है ताकि वो कैसे ना कैसे हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी में पार्टिसिपेट कर सके। उसे हम कौन कहते हैं? वर्कर कहते हैं। तो वर्कर के कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हमारे वो वर्कर्स होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। कुछ होते हैं हमारे हायर्ड वर्कर्स जो दूसरे के अंडर काम करते हैं, और उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा कैजुअल वर्कर्स और एक होता है हमारा रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स हमारे वो वर्कर्स होते हैं जिनको आज वर्क मिला है कल वर्क नहीं मिला, जो डेली वेज पर काम करते हैं, जो परमानेंटली हायर नहीं करा गया, जिन्हें जिन्हें रेगुलर हायर नहीं किया गया और जिन्हें कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, जैसे पीएफ नहीं होता, ग्रेचुटी, पेंशन वगैरह। और रेगुलर वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जिन्हें परमानेंट रूप से काम मिलता है, रेगुलर काम मिलता है, जिन्हें सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, पीएफ, ग्रेचुटी, पेंशन। अब इसमें आता है हमारा लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई का मतलब है कि आप अपनी इच्छा से कितने घंटे काम करने के लिए रेडी है, वो होता है आपका लेबर सप्लाई। जैसे कि आप वैसे काम कर सकते हो 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, लेकिन 6 घंटे करना चाह रहे हो ड्यू टू सैलरी या और भी कोई सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं लेबर सप्लाई। और लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स का मतलब है वो पॉपुलेशन जो जॉब कर रही है प्लस वो पॉपुलेशन जो जॉब करना चाह रही है। जो जॉब कर रही है वो पॉपुलेशन प्लस वो पॉपुलेशन जो जॉब करने की इच्छा रखती है, जो जॉब करना चाह रही है, उसे हम कहते हैं लेबर फोर्स। फिर आता है आपका वर्क फोर्स। वर्क फोर्स का मतलब है लेबर फोर्स में से उन लोगों को हटा दो जिनके पास अभी जॉब नहीं है लेकिन जॉब करना चाह रहे हैं। तो यानी कि आप कह सकते हो वर्क फोर्स हमारी वो फोर्स होती है जो एक्चुअल में जॉब कर रही है। फिर आता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, जॉब करना चाह रहे हैं, वो हमारा होता है अनएम्प्लॉयमेंट। इसी में हम निकालते हैं रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अपॉन साइज ऑफ लेबर फोर्स
इंटू 100। इसी में हमारा पार्टिसिपेशन रेट आता है, यानी कितने लोग काम कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। उसके बाद इस चैप्टर में डाटा है कि किस सेक्टर में कौन कितना काम कर रहे हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है आपका जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारे भारत में तकनीक में सुधार आ रहा है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अच्छी हो रही है, तो ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ उतनी जॉब नहीं निकल रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ऐसी ग्रोथ को हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। यानी कि ये वो सिचुएशन है जो लेवल ऑफ आउटपुट जो हमारी इकोनॉमी का है वो बढ़ तो रहा है, किसकी वजह से, तकनीक की वजह से, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इसको हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। फिर आपसे पूछा जाता है कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन। तो अभी जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी तब मैंने आपको बताया था कैजुअल वर्कर्स। तो जब कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ने लगती है, ज्यादा बढ़ने लगती है, तो एक कंडीशन अराइज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं कैजुअलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन में दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं हमारे फॉर्मल वर्कर्स और एक होते हैं हमारे इनफॉर्मल वर्कर्स। जो हमारे रेगुलर वर्कर्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं फॉर्मल वर्कर्स, और जो हमारे कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनको हम कहते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स। तो जब कैजुअल वर्कर या इनफॉर्मल वर्कर्स की संख्या बढ़ती जाती है, उसकी वजह से कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। अब यहां पर एक कंडीशन बार बार आ रही है जिसको हम कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर लोग काम करना चाह रहे हैं, जिस रेट पर मिल जाए उस रेट पर कर लेंगे, लेकिन काम मिल नहीं रहा है। तो इसमें एक होता है हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि किसी मशीन पर 4 लोगों की जरूरत है लेकिन वहां पर 6 लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा 2 लोग काम कर रहे हैं वो काम करें ना करें एक ही बात है, इसको हम कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये अक्सर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है कि मान लीजिए आपका खुद का जगह है, खुद का लैंड है, और वहां पे आपको मालूम ही नहीं कितने लोग काम कर रहे हैं, तो कभी 6 कर रहे हैं, कभी 8 कर रहे हैं, कभी 10 कर रहे हैं, तो ये हमारा होता है डिसगाइज्ड। तो वो लोग काम करें ना करें एक ही बात है। फिर हमारा सीजनल। सीजनल का मतलब है कि 6 महीने काम करेगा, 6 महीने काम नहीं करेगा, या 4 महीने काम करेगा, बचे हुए 8 महीने काम नहीं करेगा, तो उसे हम कहते हैं जिन महीनों में वो काम नहीं मिल रहा है या ना नहीं काम कर पा रहा है उसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ पॉलिसीज भी चलाई है, वो आपको देखना है। जैसे मनरेगा है, मनरेगा लॉन्च करी थी 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें सरकार जो है वो 100 दिन का वेज यानी कि 100 दिन का काम देती है लोगों को। फिर इसमें नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन था जिसमें करीब 90 लाख पर्सन्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा दिया जाता था। ये सारी चीजें हैं आपके इस चैप्टर में। तो इतना ही है आपका जो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है वो। एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से पहले आता है आपका रूरल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है सर? अब रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे ऐसे लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं या अनडेवलप्ड एरियाज में रहते हैं, वहां डेवलपमेंट किया जाए। तो वहां जो डेवलपमेंट है उसमें हमें 2 टाइप में चीजें देखनी पड़ती हैं। एक होता है हमारा लिंगरिंग चैलेंजेस और एक होता है हमारा इमर्जिंग चैलेंजेस। लिंगरिंग चैलेंजेस का मतलब है जहां पे पैसे की बात आती है, यानी कि रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट यानी कि उधार पैसा मिलना। फार्मर्स जो होते हैं उनको उधार पैसा मिलना एक तरीके से लाइफ ब्लड होता है उनके लिए। उन्हें पैसा शॉर्ट टर्म के लिए भी चाहिए, मीडियम के लिए भी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए बेसिकली जो रॉ मटेरियल्स है, फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स है, उसके लिए इसकी जो रेंज होती है वो 6 महीने से 12 महीने होती है। मीडियम टर्म चाहिए अगर कोई मशीन परचेज करनी है तो उसका 12 महीने से 5 साल। और लॉन्ग टर्म यानी कि एडिशनल लैंड वगैरह खरीदने हो वो। तो ये जो रूरल क्रेडिट है इसकी जो सोर्सेज है, 2 सोर्स होती हैं पैसा आने का रूरल क्रेडिट में। एक होती है हमारी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और एक होती है हमारी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज।
पहले हमारी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ही चलती थी, जिसमें हमारे लैंडलॉर्ड्स आते हैं, विलेज ट्रेडर्स आते हैं, मनी लेंडर्स आते हैं। तो ये लोग क्या करते थे उस समय यानी कि 93% जो पैसा जाता था वो यहां से जाता था और 7% जाता था यहां से। लेकिन जो हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे लोगों से, उनके हिसाब किताब कोई नहीं रखते थे अच्छे से, और काफी ज्यादा दिक्कत भी उन्हें फेस करनी पड़ती, जिसके लिए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आगे आए, जिनमें हमारी गवर्नमेंट आती है, हमारी कोऑपरेटिव बैंक आती है, हमारी कॉमर्शियल बैंक आती है, रीजनल रूरल बैंक आती है। इसमें सबसे पहले आई थी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जो रूरल क्रेडिट का सिर्फ 16-17% ही दे पा रही थी पैसे के रूप में। तो ये देखकर कॉमर्शियल बैंक भी आगे आई। सबसे पहले आई एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आया था हमारा 1955 में। फिर उसके बाद रीजनल रूरल बैंक भी आई पैसा प्रोवाइड करने के लिए, और देन उसके बाद आया नाबार्ड। नाबार्ड हमारा क्या है? नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आया था हमारा 1982 में, 1 जुलाई 1982। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो भी नियम वगैरह होते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो सब इसके हिसाब से दिए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स होते हैं, जो आपने देखा होगा ऑनलाइन आजकल चलते हैं, एक दूसरे की मदद करना, ये सारी चीजें। इसी में हमारी एक स्कीम चलती है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, जिसमें टाइम पर फार्मर्स को सपोर्ट देना, जब पैसे की जरूरत हो तब वो पैसा अवेलेबल करवाना। ये सारी चीज थी हमारी रूरल क्रेडिट सिस्टम में अंडर लिंगरिंग चैलेंजेस। दूसरा था हमारा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब इसमें क्या होता है सर? भाई पैसे की जरूरत थी तो वो तो अवेलेबल हो गया, लेकिन सामान जब बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद फार्मर्स को दिक्कत आएगी। तो उसके लिए कुछ मेजर्स लिए गए, जैसे कि रेगुलेटेड मार्केट आ गया। रेगुलेटेड मार्केट यानी कि एक ऐसी जगह है जहां पे फार्मर्स के बनाए हुए सामान का सही वजन किया जाएगा और सही पैसे मिलेंगे उन्हें। रेगुलेट मार्केट के बाद फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी दी गई उन्हें, भाई आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा। मार्केटिंग सोसाइटीज बनी जहां पे जाके आप अपने सामान वगैरह बेच सको। पॉलिसी बनी जैसे एमएसपी, पीडीएस, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पे गवर्नमेंट कहती थी कि आपको हम इतना फिक्स देंगे ही देंगे, आप चाहो तो कहीं और बेच दो, ज्यादा में सेल हो जाए बेच दो, नहीं बिके तो हम तो इतना पैसा देंगे ही देंगे। और पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इमरजेंसी के टाइम पर ये सामान डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, और गवर्नमेंट फार्मर से इसे खरीद लेती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी हमारी किसमें? लिंगरिंग चैलेंजेस में। अब इमर्जिंग चैलेंजेस का मतलब है कि भाई खेती बाड़ी के अलावा भी और भी आप कुछ चीजें कर सकते हो रूरल डेवलपमेंट के लिए, जैसे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल के हस्बैंड को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, मजाक कर रहा हूं बच्चा लोग, सीरियस मत हो जाना। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कि हम जो भी जानवर होते हैं उनका पालन पोषण, जिसे हम लिव स्टॉक कहते हैं, पोल्ट्री अकाउंट्स होते हैं, कैटल एंड बफेलोज वगैरह, शीप, इनका पालन पोषण करते हैं और उसका हम जो बेचते हैं। इसी में हमारा एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड हुआ था हमारा, जिसको हम व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, 1966 में, जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ गया था। फिर फिशरीज कर सकते हैं, मछलियों का व्यापार, फिशरीज कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर, अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर जैसे कि आपने देखा हो, अगर आपको कोई पेड़ पौधा लगाना है घर पे, तो आप उसके लिए जो सामान लाओगे वो कहाँ से लाओगे? नर्सरी से लाओगे। फल वगैरह जो लगते हैं, ये हमारा हॉर्टिकल्चर का काम होता है। इसके अलावा होती है हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग जहाँ पे हम बिना किसी भी केमिकल्स का इस्तेमाल करे हुए फार्मिंग करते हैं, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर्स के, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जिससे हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कम से कम करें, एनवायरनमेंट हमारा सही रहे, सॉइल की फर्टिलिटी बेकार नहीं हो, फूड जो बने वो हमारा हेल्दी और टेस्टी हो, और तकनीक में हमें ज्यादा खर्चा करना ना पड़े। तो ये तो पार्ट था हमारा किसका? रूरल डेवलपमेंट का। इससे पहले चैप्टर आता है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल
फॉर्मेशन। अब जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है ह्यूमन कैपिटल जिसके पास कुछ सोचने समझने की शक्ति हो, कोई स्किल हो, किसी चीज में वो एक्सपर्ट हो, उसे हम कहते हैं वो हमारी ह्यूमन कैपिटल का एक हिस्सा है। और जब ऐसे लोगों में इंक्रीजमेंट होता है, जैसे मान लीजिए पहले आपके घर में 6 लोग कमाने वाले थे, अब 8 हो गए, ये 2 लोग बढ़ गए, उसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसमें कुछ सोर्सेज होती हैं जिससे हमारी ह्यूमन कैपिटल क्रिएट होती है। सबसे पहला है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। आपके माँ बाप जो आपकी पढ़ाई लिखाई पर खर्चा कर रहे हैं, आगे चल के आप क्या बन जाओगे, आगे चल के आप एक ह्यूमन कैपिटल बन जाओगे, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अगर मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है, अब तबीयत को ठीक करने में हम जो पैसा खर्च करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, क्योंकि जब आपकी तबीयत ठीक है उस समय आप जैसा काम कर सकते हैं वैसा काम तबीयत खराब में नहीं कर सकते, तो उस पर भी खर्चा करना जरूरी है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपने पढ़ा था बिजनेस में, जब हम काम को करते करते सीखते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ना। स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, माइग्रेशन फैसिलिटी, ये सारी चीजें हमारी आती हैं किसमें, ये सारी चीजें आती हैं हमारी सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। माइग्रेशन में क्या होता था कि अगर आपको लगता है कि किसी की वैल्यू इस एरिया में अच्छी नहीं है, तो हम उस पर्सन को दूसरी कंट्री में या दूसरी सिटी में भेज देते हैं, उसे हम कहते हैं हमारा माइग्रेशन। तो इस पर जो खर्चा होता है वो भी हमारा सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। फिर स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, जो बड़े लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको समझाने के लिए, उन्हें आगे गाइड करने के लिए जो खर्चा होता है, वो भी हमारा एक पार्ट है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। तो सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इस चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर में ये जो है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, ठीक है ना, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके जो चैप्टर है, जैसे ह्यूमन कैपिटल है, और आपका 4 चैप्टर से पहले आएगा आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फिर आपका एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, 5 इयर्स प्लान्स वाला, और फर्स्ट चैप्टर। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनके 1 शॉट वीडियो दे देता हूं, ताकि वो आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो यहां तक तो इतने चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे अच्छे से। रिमेनिंग आपको 1 शॉट वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। तो पूरा ही जो आपका इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। क्योंकि मेरी तबीयत बेटा ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए ऐसा करना पड़ रहा है, वरना आगे कंटिन्यू करता। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।